कहानी रूपांतर शॉर्ट स्टोरी। कॉल चेन्नई से था। मिस्टर मुरलीधर नीरामे रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं। मैं उनका सीनियर बोल रहा हूँ। मुरलीधर के स्याह होते चेहरे को देख केसर समझ गई कि कुछ अनहोनी सूचना है। खैरियत तो है। वक्त था तेज चीख मार कर जड़ हो जाने का, पर मुरलीधर ने दुख कम विक्षोभ अधिक व्यक्त किया। खैरियत पूछती हो तो नीरामे रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं। मधु ने कलह की होगी। नीरामे तनाव में घर से निकले होंगे, स्पीड कंट्रोल ना कर सके होंगे। मधु का क्या हाल होगा। सोच रही होगी कि नीरामे घायल क्यों हुए, मर क्यों नहीं गए। नापसंद पति से तो छुट्टी मिलती। 10 साल होने को आए, इसने उस भले आदमी को जीने ना दिया। हमें अभी वहां जाना होगा। 10 साल पूरा एक दशक। मधु इसरार से शादी कर कुल मर्यादा पर बट्टा लगाए, इसके पहले मुरलीधर ने नीरामय का बंदोबस्त कर लिया था। केसर को आपत्ति थी मधु को संभालने के लिए थोड़ा वक्त दो। तब तक तो लड़की उस मुसलमान के साथ भागकर पता नहीं कहां पहुंचेगी। विवाह वेदी पर थी, पर झुकाए मधु और गर्व से भरा समा मोहित का नीरामय अग्नि कुंड में मधु के सपने, कल्पनाएं, इच्छाएं और अनुभूतियां धुआं धुआं हो रही थी और नीरामय का उत्साह प्रवाह चढ़ रहा था। उसने हनुमान के लिए सिंगापुर का पैकेज बुक किया था। सिंगापुर की रौनक और रोशनी के दाम्पत्य की चमकीली गाथा लिखने को आतुर, अनुरक्त नीरामय और निरक्त मधु उसके व्यवहार से नीरामय ऊब जाए, त्रस्त हो जाए और भड़क कर कह दे, तुम जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, और वह इसरार के पास चल दे। क्या मैं खुश नहीं हूँ पूछकर आप मुझे दर्द दे रहे हैं। सुनिए, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ आपसे। पहले इसरार मेरी जिंदगी में आ चुका है, पर नीरामय की तबीयत को क्या कहिएगा। इतना स्पष्ट सुनकर भी नहीं भड़का। होता है मधु, प्रेम कब किससे हो जाए कोई नहीं जानता। थोड़ा भी गुस्सा नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि इसे भी किसी से इश्क हो और उससे शादी ना कर सका हो। ऐसा है तो इसकी और मेरी महत्वाकांक्षा और लक्ष्य एक ही है। यह अच्छा मौका होगा जब यह अपनी दिलरुबा के पास रवाना हो जाएगा और मैं इसरार के पास। मधु ने बड़ी उम्मीद से पूछा, आपको कभी किसी से प्रेम हुआ है? अपनी सूरत ही ऐसी नहीं, मुझसे भला कौन इश्क करेगी। मैं आपका हाल पूछ रही हूँ। मैं तुम पर मर मिटा हूँ। मेरी वास्तविकता जानकर राय बदल दे। कोई चांस नहीं। तब मुझसे तुम्हारा कोई कमिटमेंट नहीं था। तुम इसरार से प्रेम करने के लिए आजाद थी, उससे शादी करने के लिए भी कानूनी तौर पर आजाद थी, पर शायद हिम्मत ना कर सकी। तो आपको बुरा नहीं लगा? मुझे किसी ने कहा है उन बातों पर ध्यान दो जो सुख देती है। तो मुझे खूबसूरत पत्नी मिली है। मुझे अच्छा लगा। इतनी उपेक्षा और तिरस्कार के बाद भी यह बुरे चेहरे वाला आदमी धन्य हुआ जाता है कि खूबसूरत पत्नी मिली है। इस अभिव्यक्ति को मधु ने हादसे की तरह देखा। मधु के असमंजस खत्म न होते थे। नीरामय के साथ रहने की आदत नहीं डाल पा रही थी और जिस घर में उसने इतने बरस गुजारे थे वहां जाना नहीं चाहती थी। वह बार बार मायके जाने की जिद ठान लेती थी, तो इसलिए कि नीरामय भड़क जाए, पर ऐसा हो ना पाता। मधु का बार बार अपना मुरलीधर को अनुचित लगता था। केसर, मुझे लगता है मधु सामंजस्य नहीं बना पा रही है, कोशिश कर रही है। यदि वह शादी से साफ मना कर देती या भाग जाती तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। अनी इच्छा से ही सही उसने हमारा मान रखा, तो हमें उसे सहानुभूति देनी होगी। तो तुम्हारी महानुभूति पाने के लिए आती है। समझाओ लड़की को कि नीरामय की भावनाओं की कद्र करे। हमने मधु की भावनाओं की कद्र की। मैंने तब तक कहा था, फिर कहती हूँ, उसे थोड़ा वक्त दो। तब तक यदि शादी टूट गई, तलाक हो गया, तो मेरी पोजीशन मिट्टी में और मधु ठीक सामने थी। पोजीशन, पापा मुझे विदा कर आपने अपनी पोजीशन बचा ली ना। कभी सोचा है वहाँ रहते हुए मैं किस तकलीफ से गुजरती हूँ? नापसंद आदमी के साथ रहने का उपकर्म कैसे करती हूँ? आपको मेरे घाव ना तब दिखे थे, ना अब दिखेंगे। मेरे आने से आपकी पोजीशन बिगड़ती है तो अब नहीं आऊंगी। मधु लौट गई। सामने कोई लक्ष्य नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं, प्रयोजन नहीं। दिन भर निष्क्रिय पड़ी नीरामय को कोसती रही। नीरामय फिक्रमंद रहता, किसी दिन ऐसा न हो जाए कि वह शाम को घर आए और मधु जा चुकी हो। वह ऑफिस से 2-3 बार फोन करता,
जिस दिन निरामय को घर लौटने में देर होती, मधु कामना करने लगती, एक्सीडेंट हो गया हो तो मुक्ति मिले, माता पिता को सुना दूंगी, कुंडली मिलाकर, कमाऊ देखकर, बड़ा सोच विचार कर तुम लोगों ने जो खबीस चुना था, लो वह मर गया, मैं आजाद हुई। इसरार अब भी मेरे इंतजार में है। उसे यह हद दर्जे का विचार न डराता था, न शर्म से भरता था। बिल्कुल निरामय जब कहता मुझे लौटने में देर हुई, तुम्हें फिक्र हो रही होगी, तब मधु निर्मता से कह देती नहीं हुई। निर्मय शांत बना रहता, मधु की तुनक बढ़ जाती। यह भड़कता क्यों नहीं, हंगामा क्यों नहीं करता, जब देखो तब सरेंडर। क्या इसमें मेल ईगो, स्वाभिमान, आत्मसम्मान जैसी भाव नहीं है? निरामय में सारे भाव थे, पर वह हौसला नहीं खोना चाहता था। मधु MSc IT जैसी डिग्री को क्या बेकार करोगी? मैंने एक इंस्टीट्यूट में बात की है, रिसर्च कर डालो। इस तरह उदास बैठी रहोगी तो मानसिक तौर पर बीमार हो जाओगी। यह पहली बार हुआ जब मधु को निरामय का प्रस्ताव किसी लायक लगा। उसे ख्याल आ गया कि वह PhD करना चाहती थी। PhD में मेरी रुचि है। स्थान जाते हुए मधु दिनों बाद रुचि से तैयार हुई। याद आया ब्रांडेड वस्त्र कभी उसकी कमजोरी होते थे, लेकिन शादी के बाद उसने कपड़ों को अलमारी में बंद कर दिया। स्थान जाते हुए मधु को लगा उसके पुराने दिन लौट आए हैं, जब वह कॉलेज की रौनक हुआ करती थी। निरामय ने अपने प्रभाव और संपर्क से उसे नामी स्थान में अवसर दिला दिया, इसलिए आभार स्वरूप वह निरामय से संस्थान की कुछ बातें कर लेती, कभी कभी उसके काम के बारे में पूछ लेती। निरामय को लगा एक दिन वह मधु का दिल जीत लेगा। वह उत्साहित हो जाता। थक गई, चलो आज बाहर खाना खाते हैं, चलो मैं किचन में मदद करता हूँ, खाना जल्दी बन जाएगा, आज मूवी देखेंगे, आज शॉपिंग मेरी छुट्टी हुई है, तुम्हें इंस्टीट्यूट से ले लूंगा। निरामय जब स्थान पहुंचा, परिसर में कुछ शोध विद्यार्थियों के साथ खड़ी मधु हंस रही थी। हंसते हुए यह कितनी ताजा और तनाव मुक्त लग रही है। घर में नहीं हंसती, कारण मैं हूँ, मेरा विचार सा चेहरा और इसका परी जैसा। शादी तय होने के बाद मैंने जब भी इससे फोन पर बात की, वह उत्साह प्रदर्शन नहीं करती थी। खूबसूरत पत्नी मिलने की मौज ऐसी रही कि उससे निरुत्साह को मैं समझकर भी नहीं समझ पाया। नहीं समझा कि मेरी पर्सनालिटी इसके उत्साह को खत्म कर देगी। इसके साथ अन्याय हुआ है। इधर मधु की नजर निरामय पर पड़ी तो उसकी हंसी को ब्रेक लग गया। समूह से विदा लेकर उसके पास आई। कब आए? हंसते हुए अच्छी लगती हो, क्यों आए? मैं आ जाती, तुम्हें हंसते हुए देखने की तमन्ना थी तो आ गया। अरे बाबा, भूल गई। शॉपिंग मधु निरामय के साथ भव्य प्रस्थान में थी। मधु, यहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं, ले लो जो चाहिए, कलेक्शन लुभा रहा था। झिझकते हुए ही सही मधु ने 4 सलवार सूट ले लिए। घर आकर कपड़ों को उलटती पलटती रही। निरामय उसकी प्रफुल्ल छवि को निहारता रहा। जानता हूँ तुम्हें कुछ खास खुशी नहीं हुई है कपड़ों को लेकर, पर तुम्हें खुश देखना अच्छा लग रहा है। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जिन्हें पाने की जतन करने चाहिए। उम्र वापस नहीं लौटती। जो उमंग 16 साल की उम्र में रही होगी, उसे तुम 27 साल की उम्र में महसूस नहीं करती होगी। हर उम्र का एहसास और कल्पनाएं अलग होती हैं, जिन्हें सिर्फ नहीं पाया जा सकता। जिंदगी को लेकर सजगता और सावधानी ना बरती जाए तो जिंदगी अपना अर्थ खो देती है। और प्रयोजन भी। माना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, पर इन कपड़ों को क्यों सजा देती हो? यह पीला सूट पहन कर दिखाओ। यह शायद पहली बार ही था जब मधु ने स्थिति को दूसरी नजर से लक्ष्य किया। तो निरामय को बोध है मैं इसे पसंद नहीं करती, तो यह कैसा महसूस करता होगा। और जब शादी को 3 साल हो रहे हैं, तब भी मैं स्थिति को पहचानने, समझने व संभालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। यदि मैं अब इससे मुक्ति चाहूँ तो यह मुक्ति वैसी ना होगी जैसी 3 साल पहले होती। 3 साल का फासला वैसे तो बड़ा नहीं है, पर विवाह जैसे संदर्भ में बड़ा है। जिस आस्था और प्रतिबद्धता को लेकर मैं शादी नहीं करना चाहती थी, वे 3 साल पुरानी हो चुकी है। बड़ा फर्क यह आया है कि इसरार की शादी हो चुकी है। फर्क यह कि मुझे इस घर में रहने की आदत हो गई है। फर्क यह कि अब निरामय के मर जाने जैसी कामना भयभीत ना करे, पर
अमानवीय लगती है। कभी कभी होता यह है कि हम परिस्थिति को नहीं संभालते, बल्कि परिस्थिति हमें संभाल लेती है। शिशु की आहट परिस्थिति का दिशा निर्देश थी। निरामय खुश था। मधु बेटी हो तो तुम्हारी तरह खूबसूरत हो, बेटा हो तो उसकी शक्ल मेरे जैसी ना हो, वरना तुम जिधर देखोगी मेरी ही शक्ल नजर आएगी। हाँ नहीं, खंडन मंडन के बीच मधु ने अंदर की आवाज सुनी। भगवान ने निर्मय को सुंदर नहीं बनाया तो निरामय का क्या दोष? इससे मेरी शादी हुई, यह इसका दोष नहीं है। यह मुझे बलात् भगा कर नहीं लाया है। भरे समाज में फेरे लिए हैं। यदि मुझसे कुछ उम्मीद करता है तो यह इसका अधिकार है, बल्कि उम्मीद नहीं करता। मेरी क्या उम्मीदें हैं इस फिक्र में रहता है, तो मैं इसे स्वीकार रोकती क्यों नहीं देती? यह सामने नहीं होता तब इससे सहानुभूति होती है, सामने होता है तब लगता है तालमेल सही नहीं रहने की। दिन भर जो तैयारी की थी बेकार हुई। असमंजस खत्म क्यों नहीं होते? जेनी के जन्म पर केसर आ गई थी। केसर ने मधु के असमंजस भांप लिए। मधु अब निरामय ही नहीं, ये बच्ची भी तुम्हारे साथ जुड़ गई है। यही तुम्हारा परिवार है, दूसरा विकल्प नहीं है। वो भी तो उस विकल्प को अपनाने में तुम्हें सामाजिक, मानसिक व पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भीतर कुछ दरकेगा। निरामय इतने भले हैं कि ममता होती है। तुम अपनी बेखौलाहट को नियंत्रित करो। बाहर से कुछ दिखूं, भीतर से कुछ रहूं, ये हुनर मुझ में नहीं है। मेरी किस्मत खराब है, मैं सुखी नहीं रह सकती। रह सकती हो यदि निरामय की अच्छी बातों आदतों पर ध्यान केंद्रित करो। माँ तुम्हारे विधान भी मैं अच्छी आदतों वाले तुम्हारे दामाद को स्वीकार करने की कोशिश नहीं करना चाहती। कुछ कोशिशें ऐसी होती हैं जिनका होना हम नहीं जान पाते, इसलिए मधु नहीं जान पाई कि वह क्या कोशिश कर रही है। मधु और निरामय किसी वैवाहिक समारोह से दूर से लौटे थे। रात 1 बजे निरामय को उल्टियां होने लगी थी। वह अस्त व्यस्त था, फिर भी पूछा था, मधु वही खाना तुमने भी खाया, तुम ठीक हो ना? हाँ, और यही वक्त था जब मधु को निरामय की जरूरत का एहसास हुआ। इसमें कुछ जरूरी गुण हैं। माँ ठीक कहती है, निरामय की अच्छी आदतों, अच्छे स्वभाव, अच्छी बातों पर ध्यान दो। IITN फ्राम खंडपुर 13 लाख का पैकेज, स्थापित कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर। छोटी बात नहीं है। इतनी नैतिकता, विधारचारा व संयम छोटी बात नहीं है। बड़ी बात यह है जिस सामाजिक भय के कारण मैं इसरार से शादी नहीं कर सकी, वह भय मेरे भीतर से गया नहीं गया है। इसलिए इस व्यक्ति, परिवार व संसार को छोड़ नहीं सकूंगी। छोड़ते हुए भीतर कुछ दरकेगा। अब जेनी और 6 माह की रैनी भी मेरे जीवन का हिस्सा है। कहा जाता है वात्सल्य भाव इतना प्रबल होता है कि बच्चों को ममता देते देते स्त्री हर किसी के लिए ममतामयी हो जाती है। मैं कितनी निर्ममता से निरामय के मर जाने की कामना करती रही हूँ। अब वह कल्पना डराती है। यह ना होगा तो जिंदगी में बहुत कुछ ना होगा। मैं इसे अब भी बहुत पसंद नहीं करती, पर यह तो खुद को पसंद करता होगा। जेनी रेनी तो इसे बहुत पसंद करती है। इसकी माँ और बहनों को तो यह अच्छा ही नहीं, खूबसूरत भी लगता है। तो जिए माँ का बेटा, 5 बहनों का भाई, बच्चियों का पिता। मधु अनायास भगवान के सामने थी। ईश्वर निरामय सक्रिय और सेहतमंद रहे। जब मैं इन्हें स्वीकृति देने लगी हूँ, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। स्वीकृति कितने प्रतिशत सही खुलासा होना था। सिंगापुर में मधु के आंदोलन को नरम कर देना निरामय की कामयाबी थी। पूछा था, मधु इतना तो मैं जान गया हूँ कि अस्वीकार करते करते तुम मुझे स्वीकार करने लगी हो। बताओ मुझे कितने प्रतिशत स्वीकृति मिली? तुम अनुमान लगाओ। 50%, 100% क्यों नहीं? 100% स्वीकृति कहीं नहीं होती, इसलिए होते हैं मतभेद, वैमनस्य, टकराव, अभाव। मधु इसी का नाम जिंदगी है। हाँ, स्वीकृति का मसला उलझा हुआ है। स्वीकृति का प्रतिशत जानना चाहते हो तो एक बार फिर सिंगापुर चलना होगा। यद्यपि वह जो वाहियात सी शुरुआत हमने यानी मैंने वहाँ की थी, उसे याद कर मुझे शर्म आती है, फिर भी वहाँ जाना चाहती हूँ। यह अनुभव
पहला नहीं होगा। पहले अनुभव को मैंने जाया कर दिया, फिर भी जाना चाहती हूँ। तुम ठीक कहते हो, उम्र लौटती नहीं, इसलिए उसे भरपूर जी लेना चाहिए। पर संगीती क्षण थे वे निरामय ने मधु को प्यार से देखा। इसके साथ जो भी विरोध रहे, आत्म प्रताड़ना से भी गुजरी है, अपने आप से संघर्ष करती रही है। इसके सामने असहनीय परिस्थिति भी पर पलायन नहीं किया। इसी बात पर गुलाम का सलाम कबूल कीजिए। सिंगापुर का प्रस्ताव अच्छा है। एक अच्छे प्रस्ताव को निष्फल कर देने के लिए थोड़े से अभिशप्त कक्ष पर्याप्त होते हैं। निरामय सुबह ऑफिस के लिए निकला था, पर लौटा नहीं। कार जिसकी देखभाल वह खुद से अधिक करता था, पिचक कर डरावनी हो गई थी। ड्राइव कर रहे निरामय का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। समध मधु दृश्य में होकर भी दृश्य में नहीं थी। नहीं जानती बच्चियों को किसने संभाला, निरामय का शव कैसे घर लाया गया, किसने परिजनों को सूचना दी, कैसे दिन बीते, कैसी रातें बीती, नहीं जानती। माँ और पिताजी कब आए, किसने उसे उसके कमरे में पहुंचाया। केसर 30 घंटे के सफर में घायल निरामय से सेहत के लिए निरंतर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। पहुंचकर पता चला वे इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। निरामय के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह वक्त था तेज चीख मारकर जड़ हो जाने का, पर केसर का जी चाहा मधु को झिंझोर डाले। लो, नापसंद आदमी चला गया, तुम्हारी जिंदगी से चुन लो जिसे चुनना है। पर मधु जिस तरह करुण और निरुपाय होकर रो रही थी, वह देख केसर आकुल हो गई। जब निरामय के ना रहने का विचार डराता नहीं था, तब वे थे, पर जब यह विचार डराने लगा, तब नहीं है। मैं जिसे पसंद करने लगी हूँ वही छूट जाता है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है माँ? मधु ने निरुपांतर को देख केसर साहस खो रही थी। मुरलीधर अवाक थे। वे जानते थे मधु प्रदर्शन के लिए या किसी बाहरी प्रभाव के कारण नहीं रोती। तभी रोती है जब उसे भीतर से रोना आता है। वह वास्तविक और सच्ची रुलाई थी, जिसका थमना आसान नहीं होगा। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।